5 अप्रैल 1999 बोकारो शहर के इतिहास की वो काली रात जिस दिन 22 दरिंदों ने मिलकर लोगों के मानस पटल पर हैवानियत की एक ऐसी खौफनाक कहानी लिखी जिसे शायद ही कोई बोकारो वासी कभी भूल पाएगा। एक परिवार जिसकी 2 बेटियां थी, उम्मीद और सपनों से भरी। पिता खुद बोकारो स्टील प्लांट में सीनियर असिस्टेंट जनरल मैनेजर थे और मां हाउस मेकर। छोटी पर बड़ी ही खुश मिजाज और आधुनिक सोच वाली फैमिली। मोनिका, हाँ मोनिका ही नाम था उनके बड़ी बेटी का, मात्र 19 साल की, पर उसके सपने उसकी उम्र से बड़े थे। वो सेंट जेवियर स्कूल की 12th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट थी, पर उसे IIT ज्वाइन करना था, इंजीनियर बनना था अपने पापा की तरह। शायद इसलिए वो स्कूल से आने के बाद भी देर रात तक पढ़ाई किया करती थी ताकि अपने लक्ष्य को हासिल कर पाए। पर उसे क्या पता था कि नियति उसके साथ कोई और ही खेल खेलने को तैयार बैठी थी। मोनिका एक स्पोर्ट्स पर्सन थी। वो जितनी अच्छी पढ़ाई में थी उतनी ही तेज तर्रार खेल में, इसलिए उसके स्पिरिट और मिजाज दोनों ही एक स्पोर्ट्समैन की तरह थे, एग्रेसिव। वो सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखती थी बिना किसी की परवाह किए। पर उसे क्या पता था, सच कहने की यही आदत उसके जीवन पर एक दिन भारी पड़ने वाला था। मोनिका अक्सर एक शॉर्टकट रास्ते से अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल से घर आया जाया करती थी। उसी रास्ते में बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें थी। उसी में एक पिल्लई गैराज भी था जिसमें पास ही के भर्रा बस्ती के बहुत सारे मुसलमान वर्कर काम किया करते थे। गैराज के आसपास ही कुछ पान बीड़ी और लॉन्ड्री की भी दुकानें थी जिस पर उसी भर्रा बस्ती के कुछ टुच्चे, लफंगे और अपराधी किस्म के लोग भी जमा हुआ करते थे, जो रास्ते में आने जाने वाली हर लड़की और महिला पर गंदी और अभद्र टिप्पणी किया करते थे। महिलाएं अक्सर उन्हें इग्नोर कर अपने रास्ते चली जाया करती थी। ऐसा मोनिका के साथ भी होता था। वो रिटोर्ट करना चाहती थी, पर छोटी बहन के समझाने और उन लोगों के मुंह न लगने की बात सुन वो चुप रह जाया करती थी। उसकी माँ भी उन्हें इग्नोर करने या रास्ता बदल लेने को कहती, पर मोनिका कहती, मैं अपना रास्ता क्यों बदलूं, उन्हें अपना रवैया बदलना होगा। कोई उन्हें कुछ क्यों नहीं कहता, सब चुप क्यों रहते हैं। उसका सवाल गलत नहीं था, पर जवाब किसी के पास नहीं था। यही समाज है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। वो गंदे भद्दे कमेंट पास करते रहे, मोनिका उन्हें इग्नोर करती रही। पर एक दिन तब हद हो गई जब उन्हीं में से कुछ टुच्चे उसके रास्ते में आ खड़े हुए और अश्लील इशारे करने लगे और बाकी सब कहे लगाकर उसका साथ देने लगे। तब मोनिका ने ना उन्हें सिर्फ दुत्कारा बल्कि उनमें से एक यूनुस अंसारी को एक थप्पड़ भी जड़ दिया। यही वो बात थी जो उन अपराधियों का ईगो हर्ट कर गया। भला कोई एक लड़की उन्हें थप्पड़ कैसे मार सकती है, और खासकर तब जब उसे छेड़ने का उन्हें जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हो रखा हो। एक तो आपराधिक मानसिकता, दूसरी तरफ बेखौफ और बेलगाम। न पुलिस का डर न प्रशासन का। उन्होंने मोनिका को सबक सिखाने की ठानी और एक नए खेल की शुरुआत कर दी। वो मोनिका के नाम गंदी गंदी चिट्ठियां लिखकर उसके दरवाजे पर फेंक बील बजाकर भाग जाते। जब मोनिका की माँ, उसकी बहन या फिर खुद मोनिका गेट खोलकर देखती तो सामने कोई नहीं रहता। ऐसा दिन में कई बार होने लगा। सब परेशान थे। आखिरकार मोनिका की माँ ने अपने पति से सारी बातें शेयर की। पहले तो वो काफी गुस्सा हुआ कि इतनी बड़ी बात को उन लोगों ने उनसे छुपा कर रखा। फिर सारी चिट्ठियां लेकर पुलिस स्टेशन कंप्लेन दर्ज कराने गए, पर स्टेशन इंचार्ज ने ना तो इसे गंभीरता से लिया और न ही कोई FIR दर्ज किया। पर मोनिका के पिता को उन लवारे लड़कों को आइंदा ऐसा ना करने की सख्त चेतावनी देने की बात कहकर घर भेज दिया। अगले दिन कुछ पुलिस वालों ने जाकर उन्हें हिदायत भी दी, पर कुत्ते की पूंछ पर घी चुपड़ने का कोई असर होता है क्या, उल्टा वो काट लेता है। यही मोनिका के साथ हुआ। 5 अप्रैल 1999 रात करीब 8 बजे। हर दिन की तरह उस दिन भी पढ़ाई के बाद फ्रेश होने के लिए सेक्टर 1 के अपने ऑफिसर्स क्वार्टर के बाहर लाइब्रेरी एरिया के रोड पर मोनिका एक वॉक लेने को निकलती है, इस बात से बिल्कुल अनजान
कि कुछ आंखें कई दिनों से उसका पीछा कर रही होती हैं। उसकी हर दिन की गतिविधि पर नजर रखी जा रही होती है। अभी वो वॉक लेने को कुछ कदम ही आगे बढ़ती है कि पहले से ही घात लगाए कुछ अपराधी उस पर टूट पड़ते हैं। उनमें से 2 अपराधी हाथों में क्लोरोफॉर्म लगा रुमाल लेकर आते हैं और पीछे से मोनिका की नाक पर रख देते हैं। मोनिका बेहोश हो जाती है। फिर कुछ दूसरे अपराधी एक मारुति वैन लेकर आते हैं और उसमें मोनिका को डालकर वहां से फरार हो जाते हैं। जब मोनिका को होश आता है तो वो खुद को एक खुले मैदान में 20-25 लोगों से घिरा पाती है और ये वही लोग थे जो या तो उस पिल्लई गैराज में काम किया करते थे या फिर आसपास वहां जमा होकर गंदी और अश्लील फब्तियां कसा करते थे। उनके हाथों में लाठी, डंडे, कुल्हाड़ी और गैराज के औजार थे। वो मोनिका को डराते हैं, धमकाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और हर वो अश्लील टिप्पणी करते हैं जो वो कर सकते थे। फिर शुरू होता है उनकी दरिंदी और हैवानियत का घिनौना खेल। पहले वो उसके कपड़े फाड़ते हैं, फिर एक एक कर उसका बलात्कार करना शुरू करते हैं। इस जघन्य अपराध को उस भर्रा बस्ती के बीचों बीच खुले मैदान में अंजाम दिया जा रहा होता है। मोनिका चीखती है, चिल्लाती है, मदद करने को आवाज देती है, पर या तो लोग सुनते नहीं या फिर सुनकर भी उसकी आवाज को अनसुनी कर देते हैं। उन अपराधियों के कुछ परिचित जब उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो वे उन्हें भी बुलाकर मजे लेने की बात कहते हैं। और विडंबना देखिए कि वे लोग उन्हें समझाने या मोनिका की हालत पर तरस खाने की जगह उसी हैवानियत के खेल का हिस्सा बन अपनी बारी का इंतजार करने लगते हैं। ये घिनौना खेल रात्रि 9 बजे से शुरू होकर सुबह के 2 बजे तक बदस्तूर तब तक जारी रहता है जब तक मोनिका मरनासन नहीं हो जाती। दरिंदगी और बहशीपन के इस नंगे खेल में 22 से 55 वर्ष की उम्र तक के लोग शामिल थे। इनमें से कुछ तो मोनिका के पिता की उम्र से भी बड़े थे। इस बीच मोनिका को जब प्यास लगती है तो नीचे जंगल के बीच से बह रहे नाले का गंदा पानी पीने पर उसे मजबूर किया जाता है। विरोध करने पर भद्दी भद्दी गालियां देकर उसे फिर से मारा पीटा जाता है। सुबह के 2 बजे सारे वहशी उसे मरा हुआ समझ उसे छोड़कर अपनी बस्ती वापस आ जाते हैं। बेसुध पड़ी मोनिका को कुछ देर बाद जब होश आता है तो वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए उसी भर्रा बस्ती के एक घर तक पहुंचती है और दरवाजे को नॉक कर मदद की गुहार लगाती है। थोड़ी देर बाद एक अधेड़ उम्र की महिला दरवाजा खोलती है और अपने सामने बुरी तरह जख्मी और पूरी तरह नग्न खड़ी एक लड़की को देखकर सन्न रह जाती हैं। उनके मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, या अल्लाह। वो मोनिका को संभालते हुए अपने घर के अंदर लाती हैं और बेड पर लिटाकर अपने कुछ कपड़ों से उसका बदन ढक देती हैं। तब तक उनका दोनों बेटा भी जग जाता है। मोनिका की स्थिति को देखकर वे सारे लोग समझ जाते हैं कि इस लड़की के साथ कोई अनहोनी हुआ है। दोनों बेटे अपनी माँ से पुलिस को इन्फॉर्म करने की बात करते हैं, पर माँ उन्हें समझाते हुए कहती है कि अभी ये खौफ और सदमे में है, बेहतर होगा कि इसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया जाए। वो मोनिका से उसके पिता का नाम और घर का पता पूछने की कोशिश करते हैं। बड़ी प्रयास और मशक्कत के बाद किसी तरह अपनी कॉलोनी और पिता का नाम बता पाती है। दोनों लड़के उसी वक्त मोनिका के घर जाते हैं और उसके पिता और उसकी फैमिली को उसके अपने घर में होने की सूचना देकर उन्हें पूरी कहानी बताते हैं। इधर मोनिका के परिवार के लोग भी चास बोकारो शहर में अलग अलग जगहों पर उसे पूरी रात ढूंढते रहे। उन्हें जैसे ही मोनिका के बारे में खबर मिली वे फौरन कुछ कपड़े लेकर उन लड़कों के साथ भर्रा बस्ती के लिए निकल पड़े। वहां जाकर उन्होंने मोनिका के जो हालात देखे उसे देखकर उनका कलेजा कांप उठा। उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनकी बेटी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। वे उसे घर लेकर आते हैं और उससे पूरी घटना जानने का प्रयास करते हैं, पर मोनिका कुछ कह नहीं पाती, सिर्फ रह रह कर चीखती है। मोनिका के पिता ने इस घटना के बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं किया, यहां तक कि पुलिस से भी नहीं। या तो शायद उन्हें इस घटना की भयावहता का अंदाजा नहीं था, या फिर लोक लाज की सोच और उसकी परवाह ने उनके पांव बांध दिए थे। वो 6 अप्रैल को घर पर ही मोनिका का यथासंभव ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करते हैं, पर फिर बाद में जब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी तो 7 अप्रैल 1999 को उसे BGH यानी बोकारो जनरल हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवाया जाता है।
वहां पूरी जांच करने के बाद डॉक्टर को यह समझते देर नहीं लगता कि मोनिका के साथ बलात्कार हुआ था, वो भी सामूहिक, कई कई लोगों के द्वारा। उसे बुरी तरह नोचा और खसोटा गया था, किसी हिंसक जानवर की तरह। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस को इन्फॉर्म करती है। पुलिस आती है और एफआईआर दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पर इससे पहले कि इन्वेस्टिगेशन किसी मकाम तक पहुंच पाता, बोकारो डीएसपी मोहम्मद निहाल ने पूरे केस को एक फेक केस बता तत्कालीन एसपी बीजी देशमुख को रिपोर्ट कर दिया। वो तो भला हो कुछ लोकल न्यूज़पेपर और रिपोर्टर्स का, जिन्होंने मोनिका की फोटोग्राफ सहित पूरी घटना को अखबारों की सुर्खी बना दी। और उसके बाद तो मानो शहर में भूचाल आ गया हो। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, बोकारो बंद कर दिया गया। वो आरोपियों की पहचान कर उन्हें तत्काल गिरफ्तार करने और डीएसपी मोहम्मद निहाल को निलंबित करने की मांग करने लगे। दरअसल लोगों को लगता था, और शायद ये कुछ हद तक सत्य भी था, कि डीएसपी मोहम्मद निहाल उन आरोपियों को बचाना चाहते थे, क्योंकि उनमें से अधिकांश आरोपी उसी समुदाय के थे जिससे मोहम्मद निहाल संबंधित थे। सत्य कुछ भी हो, पर यह तय था कि पुलिस लापरवाह थी और घटना को दबाना चाहती थी। लोगों में आक्रोश था, वो उग्र होते गए और धीरे धीरे सांप्रदायिक। हिंदू वाहिनी सेना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन और शिवसेना के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए। पूरा बोकारो शहर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। जगह जगह आगजनी और पथराव होने लगे थे, जो पहले मारपीट और फिर दंगों में तब्दील होता चला गया। बोकारो शहर जल रहा था, जिसे संभालने में स्थानीय प्रशासन पूरी तरह नाकामयाब रही थी। बाद में सड़कों पर पैरामिलिट्री फोर्सेज उतारी गई और शहर में कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया। तब जाकर कहीं कई दिनों बाद शहर में शांति व्यवस्था बन पाई थी। फिर पुलिस ने भी अपनी चाल बदली। इन्वेस्टिगेशन में तेजी आई, अपराधी धरपकड़ किए जाने लगे और फाइनली उन्हें अंडर ट्रायल लाया गया। पर क्या ये सब इतना आसान था? जवाब है नहीं। अगर बोकारो जला नहीं होता, लोग सड़कों पर उतरे नहीं होते, तो कभी मोनिका को इंसाफ नहीं मिला होता। अब ये दिगर बात है कि वो इंसाफ भी अभी अधूरा था। जरा सोचिए, एक तरफ 2 बच्चियों का अकेला बाप, दूसरी तरफ अट्टहास करते दरिंदों का समूह। एक तरफ जिंदगी और मौत के बीच जूझती पीड़ित लड़की, दूसरी तरफ छुट्टे सांड की तरफ बेखौफ घूमते अपराधी। एक तरफ धुंधली होती इंसाफ की उम्मीद, दूसरी तरफ अपराध की भयावहता पर लिपापोती कर अपनी नाक बचाने को उतारू पुलिस। लोग सड़क पर न उतरें तो क्या करें? अगर शहर न जले, तनाव न पैदा हो, तो एक लाचार विवश आम आदमी को कभी इंसाफ मिल ही न पाए, अपराधी कभी कटघरे में आ ही न पाए। मोनिका से निर्भया तक हमने यही देखा है। इसलिए कभी कभी सभ्य समाज का सड़क पर उतरना, उसका आक्रोशित होना, कानून अपने हाथ में लेना, कानून सम्मत न होते हुए भी पूरी तरह जायज और उचित है। 22 मई 2004, लगभग 5 साल बाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेंद्र झा की अदालत ने मुख्य आरोपी यूनुस अंसारी समेत 22 लोगों को मोनिका रेप कांड का दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके खिलाफ आरोपी हाईकोर्ट गए। 14 अगस्त 2015 हाईकोर्ट ने 22 में से मात्र 12 अभियुक्तों की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी। एक की मौत हो चुकी थी और एक फरार था, जिसे बाद में अंडर ट्रायल लाया गया। बाकी 8 अभियुक्तों की सजा ये कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि सबूत पर्याप्त नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट ने तत्कालीन पुलिस प्रशासन पर बहुत ही सख्त टिप्पणी करते हुए उनकी लापरवाही और गैर जिम्मेवार रवैये को अक्षम्य बताया था। पर क्या ये पर्याप्त था? क्या मोनिका के साथ पूर्ण न्याय हुआ था? शायद नहीं। जरा सोचिए, एक लाचार, विवश, बुरी तरह जख्मी और लगभग अर्धबेहोशी की हालत में पड़ी लड़की से लगातार 5 घंटे तक बलात्कार करने वाले उन अपराधियों की प्रवृत्ति कितनी पाशविक रही होगी, उनकी मानसिकता कितने घृणित और विकृत रही होगी। क्या ऐसी मानसिकता के लोग फिर से समाज में लौटने के लायक थे? एक 19 साल की मासूम लड़की के सपनों को रौंदने, उसकी बाकी की जिंदगी को नर्क और उसे एक जिंदा लाश बना देने का उनका कुकृत्य रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं था? क्या वो सारे फांसी की सजा को डिजर्व नहीं करते थे? समाज उबलता तो है, पर फिर बड़ी जल्दी शांत भी हो जाता है और चीजों को इग्नोर करने लगता है। अगर उन दुष्कर्मियों के लाट टपकते जीव को बाद में सड़क पर उतरने वाले समाज के भद्र लोग पहले ही जला देते,
तो उनके हौसले इतने बड़े नहीं होते और न ही एक खुशगवार कल्पनाओं और उम्मीदों से भरी एक लड़की की जिंदगी का इतना दर्दनाक अंत होता। 20 अप्रैल 2008, 9 साल की एक लंबी और यातनाप्रद लड़ाई के बाद मोनिका ने मौन साध लिया था। कोमा में रहते हुए ही उसने अंतिम सांस ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। कुछ सालों बाद गहरे सदमे और कभी न खत्म होने वाली इस अनंत पीड़ा ने मोनिका के परिवार से उसके पिता को भी छीन लिया और पीछे रह गई थी उसकी माँ, छोटी बहन और चिरकाल तक जिंदा रहने वाली उस मनहूस काली रात की भयावह यादें। कहानी कैसी लगी? क्या मोनिका के साथ सचमुच न्याय हुआ? क्या उन अपराधियों को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए थी? आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट कर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।